बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूँ। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो सऊदी अरब में मुकीम है और अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, अपने बहन भाइयों को, अपने बाकी रिश्तेदारों को फैमिली विज़िट वीज़े पर बुलवाना चाहते हैं सऊदी अरब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें और आपको जो जेरीज़ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अपॉइंटमेंट की सर्विसेज हैं वो हम आपको दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 0305 405 1144 0305 405 1144। याद रखें, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली की जेरीज़ अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बना सकते हैं। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा और लाहौर। अच्छा, बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं, जी हमने जब वीज़ा यहाँ से अप्लाई किया था तो हमने उसमें कराची मुंतखब कर दिया था, लेकिन क्या हमारे बच्चे लाहौर में या इस्लामाबाद में जाके बायोमेट्रिक करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर वहाँ पे इस्लामाबाद मुंतखब किया है तो आपके बच्चे इस्लामाबाद ही जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। जहाँ जहाँ पे जेरीस ऑफिसेस मौजूद हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बायोमेट्रिक होती है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर एक बंदे ने इस्लामाबाद मुंतखब किया है तो वो बायोमेट्रिक लाहौर में भी करवा सकता है, कराची में भी करवा सकता है, कोयटा में भी करवा सकता है, पेशावर में भी करवा सकता है। इस बात की कोई कैद नहीं है। फिर एक भाई ने सवाल पूछा था कि मेरा बच्चा जो है वो 3 साल का है, तो मैं अपनी बीवी और बच्चे को बुलाना चाहता हूँ, क्या बायोमेट्रिक के लिए बच्चे को साथ ले जाना ज़रूरी है? ये तमाम दोस्त मेरी बात को सुन लें कि बच्चे की उम्र अगर 6 साल है तो वो साथ जाएगा, उसकी बायोमेट्रिक होगी। अगर 6 साल से वो छोटा है, 5 साल है, 4 साल है, 3 साल है, तो उसको आप चाहें तो साथ ले जाएं, वरना उसको अगर आप घर छोड़ के जाना चाहते हैं छोटे बच्चों को तो कोई मसला नहीं है, उनकी बायोमेट्रिक नहीं होगी। 6 साल से छोटे बच्चों की बायोमेट्रिक नहीं होती। ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप घर बैठ के ऑनलाइन अपनी फैमिली के लिए अपॉइंटमेंट खुद बना सकते हैं। ना तो आपको मेरी ज़रूरत है, ना ही किसी और एजेंट की ज़रूरत है। अगर आप हमसे रब्ता करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आप किस शहर में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा जो रश होता है ना, वो लाहौर में होता है। जितने लोग भी मुझसे रब्ता करते हैं वो कहते हैं, जी राहील भाई हमें लाहौर में अपॉइंटमेंट चाहिए, हमें लाहौर में अपॉइंटमेंट चाहिए। तो लाहौर में बहुत मुश्किल से सीट्स निकलती हैं, कभी 2 निकलती हैं, कभी 3 निकलती हैं, कभी 1 निकलती है। अच्छा, फैमिली में लोग ज़्यादा होते हैं। एक फैमिली ने मुझसे रब्ता किया, उसमें 8 मेंबर थे। अब इकट्ठी एक साथ 8 लोगों की अपॉइंटमेंट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप मुख्तलिफ डेट्स में अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है जिसमें माँ बाप हैं, बीवी और बच्चे हैं, तो आप ऐसा कर लें, अगर एक दिन में एक साथ अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा तो आप माँ बाप की अपॉइंटमेंट बुक अलग से कर लें, बीवी और बच्चों की जो अपॉइंटमेंट है वो आप अलग से बुक कर लें। इसमें कोई मसला नहीं है। लोग ये समझते हैं कि हमने क्योंकि एक ही अपॉइंटमेंट बनाई है, एक ही हमने सारा सिस्टम बनाया है, तो एक साथ ही जाना बहुत ज़रूरी है। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। देखें ना, अगर एक दिन में इकट्ठी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, 8 लोगों की, 10 लोगों की अपॉइंटमेंट एक साथ अवेलेबल नहीं है, तो 2 लोग पहले करवा लें। अच्छा, ये भी होता है कि एक ही दिन में मुख्तलिफ टाइमिंग्स में आपको स्लॉट्स मिल रही हैं। मिसाल के तौर पे 2 लोगों की अपॉइंटमेंट मिल रही है सुबह 10 बजे, 2 लोगों की अपॉइंटमेंट मिल रही है 11 बजे, 2 लोगों की अपॉइंटमेंट मिल रही है दोपहर 2 बजे, 2 लोगों की अपॉइंटमेंट मिल रही है शाम को 4 बजे। दिन एक ही है, लेकिन एक ही वक्त में सारी अपॉइंटमेंट जो है वो इकट्ठी नहीं मिल रही, बल्कि वक्फे वक्फे से मिल रही है, तो आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं। एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि मेरी वालदा जो है वो कराची में है और मेरे बीवी और बच्चे लाहौर में हैं, और मैं उनको अपॉइंटमेंट मैंने उनकी लेनी है तो मैं कैसे लूँगा? सर, आपकी वालदा जो है, बेशक आपका वीज़ा एक ही है, एक ही वीज़े पे आपने वो पूरी फैमिली का वीज़ा निकाला है, कोई मसला नहीं है। आपकी जो वालदा हैं वो कराची जेरीज़ ऑफिस में चली जाएँ, आपके जो बीवी बच्चे हैं वो लाहौर में चले जाएँ या इस्लामाबाद में चले जाएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको क्या अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब लोग हमसे रब्ता करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, हमने क्या करना होता है कि हमने देखना होता है कि आपको कौन सी सिटी में अपॉइंटमेंट चाहिए। आप कहते हैं जी मुझे लाहौर में चाहिए, फिर हम वो लाहौर में जो है वो ऑप्शन मुंतखब करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि लाहौर में कौन सी डेट में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। अच्छा, लोग समझते हैं कि हम कोई ऑथोराइज एजेंट हैं जेरीज़ के, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ना ही मैं ऑथोराइज एजेंट हूँ, ना ही कोई और एजेंट ऑथोराइज है। वो क्या करते हैं या हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ आपको असिस्ट करना है, आपकी हेल्प करनी है। हमने अपॉइंटमेंट देखना है ऑनलाइन, जो डेट आती है उसी डेट में हम आपकी अपॉइंटमेंट को बुक कर देते हैं। ना तो हम वीज़ा लगा के दे सकते हैं, ना हम आपके वीज़ों पर एतराज़ कर सकते हैं, ना ही हम आपके लिए मज़ीद जेरीज ऑफिस के अंदर कोई आपको असिस्टेंस दे सकते हैं। कोई भी एजेंट आपका वीज़ा नहीं लगवा सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी अपॉइंटमेंट बना के आपको देगा। बात समझ आ गई? तो अगर आपके पास कंप्यूटर है, घर बैठ के आप अपॉइंटमेंट खुद बुक करें, अपनी फैमिली को अपॉइंटमेंट के साथ रवाना करें। उसकी वजह यह है कि बहुत से लोग बगैर अपॉइंटमेंट के पहुंच जाते हैं और वो वहाँ जाके ये कहते हैं जी पैसे ज़्यादा ले लो और हमें आज ही हमारे पासपोर्ट ले लो। देखें, यही सोच के लोग वहाँ जाते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पे होते हैं। अब डेफिनेटली जरीस का जो स्टाफ है उसने लिमिटेड काम करना है, उनकी कैपेसिटी है। एक दिन में अगर 600 बंदा वहाँ पहुँच जाएगा तो वो सबके पासपोर्ट नहीं ले सकते। वो पहले उनको डील करेंगे जिनके पास अपॉइंटमेंट है। उसके बाद जो लाउंज सर्विस होती है उसमें भी एक कैपेसिटी होती है इंसानों की, कि डेफिनेटली वहाँ भी स्टाफ बैठा है, उन्होंने भी एक दिन में कितने लोगों को वो एंटरटेन कर लेंगे। तो वो मजबूरन फिर आपको बताते हैं जी आप जो है वो फलां डेट को आएँ। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर नहीं जाएंगे तो फिर उस दिन आपका काम शायद ही हो पाए। ठीक है, हो सकता है वो कोई और डेट दे दें, रश बहुत ज़्यादा होता है। जब भी आप जाएं अपॉइंटमेंट लेके जाएं। एक शहर में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा तो दूसरे शहर का ले लें, और अगर आपके बंदे ज़्यादा हैं तो वक्फे वक्फे से अपॉइंटमेंट ले लें, कोई इशू नहीं है। 6 साल से छोटा बच्चा है ना ले जाएं उसको, उसकी बायोमेट्रिक तो होनी नहीं है। अच्छा, आप लोग सवाल करते हैं जी फ़ीस कितनी है। भाई फ़ीस जो होती है ना वो होती है 50,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक। अब ये इसमें फ़र्क क्यों आता है? अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसकी जो फ़ीस है वो कम बनेगी कि उसकी उसकी इंश्योरेंस कम है। अगर एक 80 साल का बुज़ुर्ग है, आपका वालिद है, तो वो बहुत बड़ी उम्र के हैं, उनकी फ़ीस जो है वो इंश्योरेंस की ज़्यादा बनेगी। ठीक है, 45,000 भी बन सकती है एक बंदे की फ़ीस, और 50 भी बन सकती है, 55 भी बन सकती है, 60,000 भी बन सकती है, 70,000 भी बन सकती है, 80,000 भी बन सकती है। एक साल मल्टीपल वीज़े की मैं फ़ीस आपको बता रहा हूँ जो आपने वहाँ पे पे करनी है। तो इसमें फिक्स नहीं होता कि कितनी आपने जो है वो आप देख लेंगे 45,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक वीज़ा फ़ीस है। तो अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे कि राहील भाई हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, सबसे पहले तो हम आपसे पूछेंगे भाई आपके पास कितने पासपोर्ट हैं, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, मियाँ बीवी हैं, मतलब बीवी बच्चे हैं, या माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं। मैं आपको लेटेस्ट चीज़ बता दूं कि अभी सिस्टम सारा अपडेट हो चुका है। आप अपने खालू, खाला, फूफा और फूफी, ताया, ताई, चचा, चची, मामू, मुमानी, भांजा, भांजी, पोता, पोती, नवासा, नवासी, भतीजा, भतीजी, इन सबको बुला सकते हैं आप, सबको बुला सकते हैं। वहाँ से आपने वीज़ा डालना है जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, ठीक है, जिनसे आपका FRC में रिलेशन साबित हो जाए, जिनसे आपका FRC में रिलेशन साबित हो जाए उन्हें बुला सकते हैं। आप हमसे रब्ता करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। हमारे पास कोई अलग से स्पेशल ID नहीं है, हम कोई ऑथोराइज एजेंट नहीं हैं। हमने सिर्फ अपने कंप्यूटर में बैठ के उसको सर्च करना है, जो डेट हमारे सामने आएगी उसी डेट की हमने अपॉइंटमेंट आपको बना के देनी है। हमारे पास अलग से कोई सिस्टम नहीं है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन पे अपॉइंटमेंट बनाना बड़ा टेक्निकल हो जाता है, वो स्क्रीन प्रॉपर नज़र नहीं आती, वो गलती हो सकती है। उसमें फीडिंग करनी है, पासपोर्ट का नंबर डालना है, तारीख पैदाइश डालनी है, अपना नाम डालना है आपने, आपका पासपोर्ट कब बना है, कब एक्सपायर होगा, आपका एड्रेस क्या है, आपका स्पॉन्सर कौन है, आपको वीज़ा कौन दे रहा है, आपने जो वीज़ा निकाला है, जो ताशीरा ज़ियारा निकाला है, वो उसका नंबर क्या है, अकामे का नंबर क्या है। मोबाइल के ऊपर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, कंप्यूटर के ऊपर आप इसको करें, बड़ी स्क्रीन के ऊपर तसल्ली से करें। हमने आपको वही डेट्स की अपॉइंटमेंट देनी है जो नज़र आ रही हैं। बाज़ औक़ात लोग हमें कहते हैं राहील भाई ये आप हमें बता दीजिएगा कि अगर देखें, हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी हो सके अपॉइंटमेंट बना के हम उनको दे दें। लोग कहते हैं जी कल की बना दें, परसों की बना दें। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके रखें, मैं उसकी डिटेल भी आपको समझाता हूँ अभी। और नंबर 2, जो अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है वही आपको डेट मिलेगी, हम उससे पहले नहीं कर सकते। उसमें स्लॉट्स होती हैं, ग्रीन कलर की स्लॉट्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि ये टाइम अवेलेबल है। रेड कलर जो है वो हमें बताता है कि ये स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो हम अपनी तरफ से आपकी बुकिंग नहीं बना सकते, सिस्टम हमें बताएगा कि आपने कौन सी बुकिंग बनानी है।
जो बंदा सऊदी अरब से वीज़ा भेज रहा होता है उसे कहते हैं स्पॉन्सर। वो बेटा भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, वो किसी का खावंद भी हो सकता है, उसको स्पॉन्सर कहते हैं। उसके 4 डॉक्यूमेंट आपने मंगवाने हैं। नंबर 1 उसके पासपोर्ट की कॉपी, नंबर 2 उसके अकामे की कॉपी, नंबर 3 अक्षर अकाउंट में लॉगिन करके अकामे की एक्सपायरी, कि उसका अकामा कब एक्सपायर हो रहा है। वीज़ा लगने के लिए शर्त है कि अकामे की मुद्दत 3 महीने बाकी होनी चाहिए। बात समझ आ गई है? वीज़ा लगने के लिए शर्त है, जो आपका स्पॉन्सर है, जिस वक्त आप वीज़ा लगवाने जा रहे हैं, तो आपके उस स्पॉन्सर की अकामे की एक्सपायरी 3 महीने बाकी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका अकामा ख़त्म हो रहा है तो अकामा रिन्यू कराएं पहले आप अपना। उसके बाद आपने अक्षर अकाउंट पेपर की कॉपी देनी है। और नंबर 4 वीज़ा पेपर जो उसने सऊदीया से निकाला है। दोबारा से सुने, पासपोर्ट चाहिए, अकामे की कॉपी चाहिए, और अक्षर पेपर चाहिए, और वीज़ा पेपर चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स किसके हैं? स्पॉन्सर के। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाए। आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है, जिसकी मुद्दत 6 महीने से ज़्यादा बाकी हो, शनाख्ती कार्ड, 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड में या 4 तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड में। शादीशुदा हैं, बीवी को बुला रहे हैं, तो MRC और FRC। MRC कंप्यूटराइज निकाहनामा यूनियन कौंसिल से बनेगा, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से बनेगा। बच्चों को बुला रहे हैं, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों का बेफॉर्म, और FRC तो आपने फैमिली का ले लिया। बर्थ सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल से बनेगा, बेफॉर्म नादरा से बनेगा। अगर अपने माँ बाप को बुला रहे हैं तो FRC बाय बर्थ भी लेना है आपने। FRC बाय बर्थ, आप तो सऊदीया में बैठे हैं, तो यहाँ पे कोई आपका बहन भाई हो, वो जाके नादरा से FRC निकलवा दे, जिसमें आपका और बाकी बहन भाइयों का माँ बाप का रिकॉर्ड आ जाए। बाय FRC बाय मैरिज में मियाँ बीवी और बच्चों का रिकॉर्ड होता है। FRC बाय बर्थ में बहन भाई और माँ बाप का रिकॉर्ड होता है। आपके बहन भाइयों में से कोई भी जाके FRC निकलवा सकता है नादरा से। आपकी वालदा भी जाके निकलवा सकती हैं, आपके वालिद भी जाके निकलवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, इसी तरह अगर आपकी बहन है, लेकिन वो आप समझ लें कि शादीशुदा हैं, आप अपनी बहन और भांजा भांजी को बुला रहे हैं, और वो शादीशुदा हैं, खावंद उनका ज़िंदा है, आपका जो बहनोई है वो ज़िंदा है, लेकिन आप सिर्फ अपनी बहन और बहन के बच्चों को बुला रहे हैं। आप खावंद तो नहीं बुला रहा, आप भाई बुला रहे हैं। यूँ समझ लें कि फ़र्ज़ करें मेरी बहन है, और मेरी बहन मैरिड है, और वो मैं अपनी बहन को और अपने भांजा भांजी को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन अपने मैं बहनोई को नहीं बुला रहा, किसी भी रीज़न से वो काम करते हैं या उनको छुट्टी नहीं मिल रही। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि खावंद की तरफ से एक इजाज़तनामा होगा, अंडरटेकिंग होगी। यानी कि अंडरटेकिंग चाहिए, उसको आपने फिर बूफा कराना है। 50 रुपये वाले स्टाम्प पे खावंद इजाज़त देगा कि मैं अपनी बीवी को और अपने बच्चों को इजाज़त देता हूँ, इनके भाई वहाँ बुला रहे हैं फैमिली वीज़े के लिए, मेरी तरफ से इजाज़त है। बात समझ आ गई? अब जनाब आ जाएँ, अगर मेरी बहन है और उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, लेकिन वो अनमैरिड है, मेरी सिस्टर है, 18 साल से बड़ी है, अनमैरिड है, उसको भी हम बुला सकते हैं। उसके लिए आपने यूनियन कौंसिल से गैर शादीशुदा सर्टिफिकेट लेना है। उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। 50-50 रुपए के 3 स्टाम्प लगेंगे। आपने अदालत में जाना है, जो स्टाम्प फरोश होते हैं वो आपको मजबून बना के देंगे। वो फिर आपने अपने जो आपकी यूनियन कौंसिल है उसके जनरल सेक्रेटरी से उसको आपने अप्रूव करना है, अटेस्ट करवाना है। वो पहले जो स्टाम्प फरोश होगा वो उस पर एक मजबून बनाएगा, आपकी एप्लीकेशन होगी, उसको ओथ कमिश्नर अटेस्ट करेगा, फिर वो उसको मार्क करेगा जनरल सेक्रेटरी के पास। तो बहन के लिए जो 18 साल से बड़ी है और गैर शादीशुदा है, उसके लिए अनमैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है। बात समझ आ गई? अब आ जाएं, अगर किसी की बहन है, वो है तो शादीशुदा, लेकिन उसका खावंद नहीं है, वो बेवा है, खावंद फौत हो गया, बेवा है, आप उसको बुलाना चाहते हैं, तो अब जो है वो माँ बाप की तरफ से अब अंडरटेकिंग दी जाएगी कि ये हमारी बच्ची है और बुलाने वाला हमारा बेटा है, वो इसका भाई है, ये चीज़ हो गई। इसी तरह से अगर आप अपने सास और ससुर को बुला रहे हैं, तो आपकी जो बीवी है वो FRC निकलवाएगी बाय बर्थ, जिसमें उसके माँ बाप और उसके बहन भाइयों का रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, अगर आप सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों को बुला रहे हैं तो FRC बाय मैरिज, ओके। अगर आप अपने माँ बाप को बुला रहे हैं तो FRC बाय बर्थ। इसी तरह अगर आप अपने सास और ससुर को बुला रहे हैं, तो आपकी जो बीवी है वो जाके नादरा में FRC निकलवाएगी बाय बर्थ, जिसमें उसके माँ बाप और उसके सारे बहन भाई शामिल होंगे। बच्ची के जो आपकी वाइफ के जो माँ बाप हैं, सास ससुर हैं, वो भी जाके FRC निकलवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका कोई आपकी मिसेस का कोई बहन भाई जाके वो भी नादरा से FRC निकलवा सकता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे करने हैं और लेके जाने हैं। वो पासपोर्ट लेके रख लेंगे, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, बायोमेट्रिक सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं कि आपके वीज़े लगे हैं, नहीं लगे, अंडर प्रोसेस हैं। जेरिस की वेबसाइट पे उसका स्टेटस अपडेट होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वजारत ख़ारजा की वेबसाइट पर भी, जो कि सऊदी अरब की वेबसाइट है, वहाँ भी आपका स्टेटस शो होता है।
कौन कौन से कागजात आपने मुफा कराने हैं, वजारत खारजा से आपने अटैच करवाने हैं। नंबर 1, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चों का बे फॉर्म, MRC यानी कंप्यूटराइज निकाहनामा, FRC चाहे वो बाय मैरिज है या वो बाय बर्थ है। बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, MRC, FRC। बहन शादीशुदा है लेकिन खावंद फौत हो गया है, बेवा है, तो वो वालिदैन की तरफ से एक इजाज़तनामा वो भी मुफा से अटैच्ड होगा। छोटी बहन है, आपसे छोटी है, 18 साल से बड़ी है, गैर शादीशुदा है, अनमैरिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटेस्टेड वाला, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका बहनोई हयात है, आप सिर्फ अपनी बहन और बच्चों को बुलाना चाहते हैं, तो खावन की तरफ से इजाज़तनामा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मुफा कराने हैं, वजारत खारजा से उसकी तस्दीक करानी है। अगर आप खुद नहीं जा सकते, अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आपने TCS वालों से, जो लेपर्ड कोरियर है, TCS कोरियर है, ये आपसे कुछ पैसे लेंगे, 1000-1500 लेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा के आपके घर पहुंचा देंगे। अब मैंने अपने भाई की फैमिली के लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे वो यहीं पे बैठकर इधर बहावलपुर में TCS वालों को दिए, उनको पैसे दिए, उन्होंने बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, FRC, MRC सब कुछ अटैच करवा के हमें घर पहुंचा दिया। हमें लाहौर नहीं जाना पड़ा। अगर आप जा सकते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मुफा के दफातर मौजूद हैं, तो वहाँ से ये वीज़ा आपका जो है वो आपका जो पेपर है वो डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोसेस होंगे। तो कोई भी एजेंट अगर आपसे ये कहता है जी मुझे आप पैसे दे दें मैं वीज़ा लगवा देता हूँ, भाई आपको खुद जाना होगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी वहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो विजिट वीज़े के ऊपर आप दो तरफा टिकट लेते हैं। बहुत से लोग हमें कहते हैं जी एक तरफ की टिकट बना दें, ऐसा हम नहीं करते। जब भी हम टिकट बनाएंगे दो तरफा बनाएंगे, आने की और जाने की, ठीक है। 1 साल का मल्टीपल वीज़ा होता है, उस पर 3 महीने आप स्टे करते हैं, 3 महीने के बाद मजीद 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाता है, 6 महीने आप उस पर क़याम करें, 6 महीने के बाद आप एग्ज़िट कर लें। या फिर आप जॉर्डन जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं, बहरीन जा सकते हैं इन आउट के लिए, ये तरीकाकार हो गया। हर चीज़ मैंने आपको समझा दी इसमें। नंबर अपना बता दिया 0305-405-1144, 0305-405-1144। तो हम बेसिकली आपको क्या हेल्प आउट कर रहे हैं, हम आपको अपॉइंटमेंट बनाने में हेल्प आउट कर रहे हैं। जाना आपने खुद है, आप वहाँ जाएंगे, बायोमेट्रिक होगी, डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे और ये तरीकाकार है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी फिंगरप्रिंट्स जो है वो बायोमेट्रिक नहीं हो पाती, उनकी जिल्द का इशू होता है, उनके जो मसाम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो फिर आपको तरीकाकार समझाएंगे जेरीज़ वाले कि आपने हमारे पैनल पे जो हॉस्पिटल है उधर जाना है, जिल्द वाले डॉक्टर से आपने मेडिकल करवाना है, उन्हीं के बताए हुए हॉस्पिटल में जाना है आपने, उन्हीं के बताए हुए डॉक्टर्स से के लेटर हेड के ऊपर आपने वो आपके पूरे दोनों हाथों के ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं इसके निशान ले लेंगे। और एक डॉक्टर जिल्द वाला वो एक रिपोर्ट बना के देगा कि इनके जो है वो जिल्द की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं किसी भी रीज़न की वजह से। वो उसको फिर स्टैम्प करेगा, उसको अटैच करेगा, वो फिर लेटर आपने साथ में जमा करवाना है। बाज़ औक़ात एतराज़ लग जाता है जी फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। तो फिंगरप्रिंट जब आप देंगे तो आपने डिवाइस को अच्छी तरह टिश्यू से साफ़ कर लेना है और उंगलियों को अपनी रगड़ के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि 2-3 मरतबा वो कोशिश करते हैं, उसके बाद वो फिर मना कर देते हैं जी नहीं लग रहा आपका। तो फ़ीस दोबारा नहीं जमा होती, एक ही बार होती है। फिंगरप्रिंट का इशू आ जाए तो आपने दोबारा फ़ीस नहीं जमा करानी। मैंने इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ क्लियरली बता दी है, समझा दी है कि अगर आप मुझसे रब्ता करते हैं तो हम आपको क्या सर्विस देंगे। हम तो सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट की सर्विस देंगे, जाना आपने खुद है, डॉक्यूमेंट्स की तफसील आपको समझा दी है। वीज़ा जब वहाँ पे आपने टाइप करना है तो आप तमाम रिश्तेदारों का वीज़ा टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका उससे रिश्ता साबित नहीं हो रहा, फ़र्ज़ करें आपकी मंगेतर है, अब मंगेतर जो है वो आप मंगेतर से तो कोई ऐसा FRC के ज़रिए तो साबित ही नहीं होगा, ठीक है। या तो वो बीवी हो तो वो MRC से साबित हो जाएगा। तो जो रिलेशन आपका FRC से साबित नहीं हो रहा उसका वीज़ा नहीं लगना। अगर वहाँ से निकल भी आया तो यहाँ से इतराज़ लग जाएगा। अभी इन्होंने अपडेट कर दिया है पूरे ख़ानदान के जितने भी आपके जैसे रिलेटिव हैं, दादके में हैं, नानके में हैं, तो आप उन्हें बुला सकते हैं। वहाँ से वीज़ा निकल आएगा, उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे जेरीज़ में वो आपने जमा कराने हैं। एम्बेसी फिर आपको देखती है कि वीज़ा देना है या नहीं देना। एतमाद वाले या जेरीज़ वाले वीज़ा नहीं लगाते, वीज़ा जो है वो एम्बेसी वाले लगाएंगे। जेरीज़ वालों का काम ये है कि वो सिर्फ आपकी बायोमेट्रिक करते हैं और डॉक्यूमेंट्स लेके रख लेते हैं, फिर पासपोर्ट आपके एम्बेसी में भेजे जाते हैं। बात समझ आ गई? तो जैसे भी अपॉइंटमेंट मिलती है, जहाँ भी मिलती है ले लें। उसकी वजह ये कि रश बहुत है, बहुत रश है। वक्फे वक्फे से करा लें वो भी ठीक है, इकट्ठा कराना है तो 2 लोगों की मिल जाती है, 4 लोगों की मिल जाती है, ठीक है। आज मैंने 6 लोगों की बनाई है, तो डिपेंड करता है कि सीट्स अवेलेबल हों।
अगर तो सीट्स खुली हैं तो फिर आप 10-10 की अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। लेकिन अगर वो मामला बड़ा बॉटलनेक पे आ चुका है और वो क्रिटिकल है तो फिर वो 2-2 3-3 4-4 करके करवा लें, कोई मसला नहीं है आपका। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैंने बड़ी डिटेल से आपको हर चीज़ मैंने समझा दी है। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।